बैरिस्टर अकील मलिक साहब, जैसा कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो बार बार कह रहे हैं कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का ड्राफ्ट है वो उनके लिए काबिल कबूल है और वो उस पर उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ और JUI एक पेज पे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बननी चाहिए। अगर इस पर मुस्लिम लीग नून राज़ी हो जाती है तो ज़ाहिर बात है पीपल्स पार्टी भी राज़ी हो जाएगी। तो मेरे पास ख़बर यह है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो सूबों की सतह तक तो राज़ी है कि आप हाई कोर्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना लें, लेकिन मरकज़ में अभी तक वो तैयार नहीं है। देखिए मीर साहब, हमारी फेडरेशन की हद तक ये तजवीज़ थी कि इसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से, और सूबों में बिल्कुल बेंचेस ज़ेर गौर आए, ज़ेर बहस आए। पीपल्स पार्टी का जो मसवदा है उसमें वो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की भी बात करते हैं। आई थिंक जो मौलाना साहब की तजवीज़ है या उनका जो मसवदा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के ऊपर बात करते हैं। अब यहाँ पे एक जो चीज़ ज़रूरी है कि बिल्कुल मैं देख रहा हूँ कि अगर एक तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से उसमें तो जिक्र है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, और ये हम भी और पीपल्स पार्टी भी, बसीयत नून लीग और पीपल्स पार्टी, हमारा जो डे वन से कह लें वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से हमने ये तरमीम का जिक्र किया था और इसी हवाले से ही हमारा काम जारी और सारी था। लेकिन जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की बात हो रही है, मेरे ख्याल से उस पर खासा जो है कॉमन ग्राउंड और मेजर कंसेंसस एग्जिस्ट कर रहा है। अगर बिलावल साहब पीछे हटते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से, तो मैं नहीं समझता कि फिर वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की कोई ऐसी जो है उसकी स्पिरिट से या उसकी एसेंस से कोई ऐसी चीज़ आ सकती है। वफाक में फिर भी मैं समझता हूँ कि बेहतर होगा कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही हो और सूबों की हद तक जो है हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो है वो कायम कर दें। जी सलमान साहब, अब तो बात क्लियर हो गई, मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ खुल के सामने आ गया कि सूबों की सतह तक वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वफाक की सतह पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए। आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए, इनके पास एक भी दलील नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हक में। तो ये कहते हैं ना काम बहुत है आइनी मामलात का, तो हम कहते हैं काम बहुत है तो आप 5 जज साइड पे बिठा दें आइनी मामलात के लिए, जजों की तादाद में इजाफा कीजिए, 17 जज जो हैं वो सुने, फौजदारी मुकदमे, दीवानी मुकदमे, टैक्स के मुकदमे, तो ख़त्म हो गई बात। जो ये नंबर बताते हैं आइनी मामलात का वो ये बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, नंबर बहुत उससे कम है, चंद 100 मुकदमे हैं आइनी नौयत के। तो इसलिए कोई भी जवाज़ नहीं है सवाए इसके ये कि एक नई अदालत इसलिए बनाना चाहते हैं कि उसमें मनपसंद जज हों जिनके ज़रिए ये कुछ फ़ैसले लें जो ये लेना चाहते हैं। उसमें इलेक्शन फ्रॉड का मामला हो, उसमें मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो अपील इस वक्त चल रही है वो भी इन्होंने लिख दिया कि वो अपील भी इस नई अदालत के पास जाएगी। तो ये है वो असल अहदाफ जिनके लिए ये अदालत बनाई जा रही है। इसका कोई ताल्लुक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से नहीं है, कोई एक भी मकसद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का या आज जो ये बयान करते हैं मकासद हैं वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से हासिल नहीं होते, तमाम के तमाम आइनी बेंच से हासिल हो जाते हैं। अच्छा मदर साहब, अब आखिर में आप ये बताएं मुख्तसरन, आपके ख्याल में ये इतना ज़्यादा तरद्दुद क्यों किया गया है, इतनी ज़्यादा कोशिश क्यों की गई है? 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए हुकूमत एक्चुअली क्या हासिल करना चाहती है? मेरा ख्याल में हामिद एक गैर ज़रूरी फियर फैक्टर मुझे लग रहा है। देखिए, और जो कि नहीं होना चाहिए। ये बात ठीक है कि हमारी अदलिया की तारीख़ कोई बहुत ताबनाक नहीं रही है, बहुत दागदार रही है तारीख़ हमारी अदलिया की, लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बना के वो खदशात दूर हो सकते हैं? क्या अगर कल कोई इस तरीके से फियर फैक्टर जो है ये किससे खौफज़दा है हुकूमत? देखिए, सीधी सी बात है कि कौन आता है और जो फेयर है, अगर आइन का आर्टिकल 6 आपका आइन को नहीं बचा सकता तो क्या आइनी अदालत आइन को बचा सकती है? मेरे नुक्ते नज़र से जो चारों रियासत के सुतून हैं, जब तक वो बुनियादी तौर पे एक दूसरे के मामलात में अदम मुदाखलत की बुनियाद पर कोई पाकिस्तान का मीसाक नहीं बनाएंगे, ये मसाइल कभी भी हल नहीं। अच्छा, आखिर में बताएं जी अकील मलिक साहब, क्या वाकई कोई खौफ है हुकूमत के दिलो दिमाग पे छाया हुआ
جس کی وجہ سے یہ ترمیم لائی جا رہی ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں میر صاحب، اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آئینی عدالت کا قیام لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ان کی فردر پروٹیکشن، ان کی فردر سولیڈیفیکیشن اور ان کا زیادہ جو ایک رول آف لا، ایکسیس ٹو رول آف لا ہے اس کو امپروو کرنا ہے، ایکسیس ٹو جسٹس کو امپروو کرنا ہے، رول آف لا کو فردر اسٹرینتھن کرنا ہے. یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں. ہمارے پہ انگلیاں تو اٹھائی جاتی ہیں کہ آئینی عدالت کا قیام کر رہے ہیں، لیکن آج آپ اعداد و شمار اٹھا کے دیکھیں، نیچے عدالتوں میں بھی دیکھیں، ہائی کورٹس کی حد تک اگر بات کروں، کوئی چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے، چھوٹا سا ایشو ہوتا ہے، اس میں ہم کہتے ہیں کہ جی بحیثیت وکیل بات کر رہا ہوں. اور یہ بالکل سلمان اکرم راجہ صاحب بھی آپ سے ایگری کریں گے کہ ہم کہتے ہیں آئین کے اس آرٹیکل کی وائلیشن ہے، حالانکہ وہ ٹیکس کا ہی کیوں نہ معاملہ ہو، حالانکہ وہ کوئی جو ہے پاسپورٹ سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی معاملہ ہو، تو ہم ہر چیز میں فنڈامنٹل رائٹ کو جو ہے الیج کر کے خواہ 199 میں ہو یا 184(3) میں ہو، ہم لے جاتے ہیں آئینی معاملات کو. اور غیر ضروری بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جس میں آئین کی شاید تشریح کی ضرورت ہی نہ ہو، ہم اس کو عدالتوں میں لے جاتے ہیں اور زیادہ تر ٹائم وہ ایٹ اپ کر جاتے ہیں. جو عام پاکستانی شہری کے کیسز ہیں، اپیلز ہیں، ریویژنز ہیں، دیگر چیزیں ہیں، اس کو انصاف نہیں ملتا. بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، مظہر عباس صاحب. اور آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا جو سربراہی اجلاس ہے، 7 وزرائے اعظم اس میں شریک ہوئی، ایک بہت بڑی کامیابی تھی. حکومت کو اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن سیلیبریشن پیچھے رہ گئی. حکومت جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کی طرف بھاگ پڑی ہے اور سب کا رخ لاہور کی طرف ہو گیا. اس لیے SCO کی جو کامیابی ہے تھوڑی پیچھے چلی گئی ہے، لیکن یہ صرف حکومت کی کامیابی نہیں، یہ پوری پاکستانی قوم کی کامیابی ہے. اس پہ پاکستانی قوم مبارکباد کے مستحق ہے.